Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim Ansari and welcome to Angel Biology classes. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। जैसा कि आपने पहले पढ़ चुके हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर आपको पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। दूसरा जो चैप्टर पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तीसरा जो चैप्टर आपको पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। लेकिन आज हम लोग फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं क्लास 12th का, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा माइंड मैप बनाते हैं और देखते हैं कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है इसमें कितनी टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, सबसे पहले हमें ये समझना है व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब पहले हम लोग सीखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। पहले हम लोग सीखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, फिर यदि सपोज दैट रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस पार्टिकुलर एरिया में या फिर इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। तो यदि आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो सबसे पहले आपको बताया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 पन्ने में बताया है, और 2 पन्ने के बाद आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन, या फिर पॉपुलेशन के बारे में कुछ पढ़ने को मिलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है, कैसी है। तो जब हम लोग दोनों चीजें देख लेंगे, यदि मान लीजिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल है, यदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल है तो जाहिर सी बात है उस कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। पॉपुलेशन यदि इंक्रीज करती है तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पॉपुलेशन को कम करना, या फिर पॉपुलेशन को कम करने की टेक्निक, या फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। यदि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है किसी कंट्री का तो हम लोग एक ऐसा टेक्निक अपनाएंगे कि उस कंट्री का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली, या फिर कुछ ऐसा टेक्निक करें जिससे उस कंट्री का पॉपुलेशन कम हो सके। जिसके लिए हम लोग को पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, जिसमें काफी ज्यादा कॉपर टी वगैरह ये सारी चीजें हम लोग पढ़ना है, बैरियर मेथड्स पढ़ना है और नेचुरल मेथड्स पढ़ना है। ये सब के बारे में हम लोग को समझना है कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। आ रही बात है समझ में? थोड़ा सा और भी इधर देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने क्या पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि क्या एक पर्सन रिप्रोडक्शन के लिए वो हेल्दी है। यदि वो हेल्दी है तो जाहिर सी बात है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, और पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो उस पॉपुलेशन को इंक्रीज ना होने के लिए हम लोग अपनाएंगे एक मेथड जिसे हम लोग कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। यहां तक समझ में आ गया? यदि कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड, या फिर आपने सपोज दैट वन ए फीमेल बियर्स बिकम फीमेल्स कंडोम, देन इफ दे टीयर मींस फीमेल्स का जो भी मेल का स्पर्म है वो ट्रांसफर हो गया फीमेल्स के केस में, और ट्रांसफर होने के कारण दे बिकम प्रेग्नेंट। देन अब सपोज कीजिए वो एक फीमेल्स है, वो प्रेग्नेंट हो गई और वो अपने बच्चे को मतलब नहीं रखना चाहती है, साथ ही साथ मतलब किसी कारण बस सपोज दैट दे डू नॉट मैरिज विथ ईच अदर, देन दे बिकम अबॉर्शन देयर बॉडी सॉरी बेबी। In this case, we obtain a technology MTP। जब कोई फीमेल्स जो है अपने बेबी को बियर्स करना नहीं चाहती है तो उस केस में हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं जिसका नाम है क्या, MTP। मीन्स होता क्या है, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रोसनी। मीन्स हम लोग करेंगे क्या कि जो प्रोसनी है, जो बेबी है, उसको किसी सर्जिकल मेथड से या फिर एबॉर्शन कराने के बारे में सोचेंगे। आ रहा है समझ में? तो एटोल सबसे पहले हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, दूसरा पॉपुलेशन क्या होती है, और तीसरा कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोसनी। प्रोसनी को यदि वो नहीं रखना चाहती है बेबी को तो उसे कैसे हम लोग एबॉर्शन करवा दे, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। आपको मैं बता दूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ यदि कोई पेरेंट्स है जिसके बार बार बेबी नहीं हो रहे हैं, किसी कारण बस कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इस चीज को भी सीखना है हमें
कि असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART के बारे में हम लोग को सीखना है। ART क्या कहता है कि यदि कोई फीमेल्स है या फिर मेल्स है, दोनों के केस में कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स है तो वो कैसे अचीव करे बेबी को, कैसे वो प्रेग्नेंट हो, इस चीज के भी बारे में समझना है। असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में इसे ART के नाम से पूछा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में ART का फुल फॉर्म ही पूछ दिया है या फिर MTP का। तो MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोसनी। और ART का काम क्या होता है? ART का फुल फॉर्म क्या होता है? असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग देखते हैं बेबी कैसे अचीव करना, और इसमें हम लोग देखते हैं बेबी को एबॉर्शन करवाना। ये तीन चीजें समझ में आ गई। एक लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शन। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हम लोग को यहाँ पे 6 वाले पॉइंट पे ये सीखना है कि यदि कोई फीमेल्स है या फिर मेल्स है, उसमें कोई ऐसे भी प्रॉब्लम है जो एक दूसरे से ट्रांसमिटेड हो सकते हैं थ्रू द सेक्स ऑर्गन्स, देन हियर द से दैट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ऑफ इन्फेक्शन। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल के फलस्वरूप वो ट्रांसमिट हो सकते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, सॉरी अपने मेल से फीमेल में या फिर फीमेल से मेल में। जैसे एग्जांपल में बता दूं, यदि गोनोरिया है, व्हाइट आप समझ रहे होंगे, गोनोरिया है वो फीमेल्स के केस में, तो वो मेल के पास में ट्रांसफर हो सकती है। दिस इज द केस ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑफ इन्फेक्शन। ओके, आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। पहला क्या होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें पढ़ना क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, पहला पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरा, पॉपुलेशन, यदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल है तो उस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी। आप अपनी NCERT देखेंगे तो वहां पे काफी अच्छे से देखने को मिलेगा ये सारी चीजें। नेक्स्ट पढ़ना है, पॉपुलेशन बढ़ेगी इंडिया की तो हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहेंगे, जिससे बेबी हो ना। और यदि अचानक प्रेग्नेंट हो गई फीमेल तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या, मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ पोजनी या फिर MTP करवा देंगे, जिसे एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग सीखेंगे क्या, असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हम लोग को ये सीखना है। यहाँ पे तो क्या होता है, फीमेल्स को हम लोग फीमेल्स का जो बेबी था एबॉर्शन करवा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिस टाइम अचीव नहीं हो पाता है बेबी, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है, ART क्या होती है। आगे हम लोग को लास्ट पॉइंट पढ़ना है क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ऑफ इन्फेक्शन। कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं मेल से फीमेल में या फिर फीमेल से मेल। अब हम लोग पहली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहली टॉपिक का नाम क्या था, तो पहली टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि उसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी है। वो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके जो सेक्स ऑर्गन हेल्दी होने का मतलब ये नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी का मतलब ये है कि उसके रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन है, मेल हो या फिर फीमेल हो, वे स्वस्थ हो, वो नॉर्मल हो, बहुत ज्यादा उसके पे इन्फेक्शन ना हो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, उसके ऊपर कोई भी इन्फेक्शन ना हो, साथ ही साथ उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो। ठीक है, आगे समझिएगा कि उसे कोई भी इमोशनली दिक्कतें उत्पन्न ना हो। यदि कोई मेल है या फिर फीमेल है, वो इमोशनली पता चल रहा है कि उसे सेक्स की वो है, मतलब फिर भी, लेकिन वो नॉर्मली वो कर क्या रहा है कि कुछ और चीजें सोच रहा है, इमोशनली क्या है वो थोड़ा सा डाउन हो गया, तो इमोशनली उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ सोशली का मतलब आपसे मैं ये बता दूं कि जनरली इन आवर एनवायरनमेंट वी से दैट इफ टू मेल्स एंड कपल्स मीट विद ईच अदर देन वेयर मतलब ऐसे कहने का मतलब कि हमारी सोच जो होती है काफी ज्यादा एबनॉर्मल हो जाती हैं और हम कुछ गड़बड़ी सोचने लगते हैं, जिसके कारण से कपल्स के में थोड़ा सा इमोशनली कुछ भाव अजीबो तरीका उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सोशली भी उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई उसके इन्वायरमेंट्स में कोई भी व्यक्ति उसे प्रॉब्लम क्रिएट ना करने दे।
साथ ही साथ उसका बिहेवियर भी नॉर्मल होना चाहिए। बिहेवियर का मतलब, कहने का मतलब ये है कि इफ ए पर्सन बिकम वांट टू सेक्स विद देयर पार्टनर्स, देन देयर बिहेवियर बिकम एबनॉर्मल, दिस इज नॉट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। समझ में आ रहा है कुछ चीजें, कि यदि वो अपने पार्टनर के साथ जा रहा है लेकिन उसके बिहेवियर क्या है, एबनॉर्मल हो गए, तो वो जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित वो हेल्दी नहीं है, बल्कि वो एबनॉर्मल केस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीजें सीख रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स their sex organs become healthy, means the emotionally, socially, behaviorally the organisms become their normals, then it is called the reproductive health। कुछ भी मिला दो इसमें और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक छोटा सा डेफिनेशन बना दो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या, कि कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्वस्थ हो, साथ ही साथ उसके माइंड फ्रेश हो, और उसके सोशली मींस इन्वायरमेंट के साथ कोई भी दबाव न हो, तब उस व्यक्ति को आप कह सकेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव क्या है, हेल्दी है। थोड़ा सा बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के संबंध में। सबसे पहले हमारे इंडिया ने ही इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बात किया था, फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी। थोड़ा सा बात करेंगे कि यदि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है, सबसे पहले उसने बात किया था फैमिली प्लानिंग की, शादी के बाद ही फैमिली प्लानिंग की बात की थी। उसमें बात किया गया था कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यदि स्वस्थ हैं, बिकम नॉर्मल है, तो वो प्रोजनी को ज्यादा लार्ज एनलार्ज नहीं करेंगे। जैसे पहले के जमाने में देखा करते थे कि एक ही माँ बाप के 12-15 बच्चे ऐसे हुआ करते थे, तो उस टाइम में सबसे पहले इंडिया गवर्नमेंट थी, उन्होंने बात किया था कब, 1951 ईस्वी में फैमिली प्लानिंग की। आप देख सकते हैं, यदि बात करें कि हमारे देश की आजादी कब हुई थी, तो 1947 की आजाद हुई थी। और देखिए लमसम 3-4 साल बाद ही हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को लेकर के काफी सतर्क हो गया और उन्होंने फैमिली प्लानिंग की बात की। इस फैमिली प्लानिंग को आज भी अपनाया जाता है, लेकिन आज के समय में इसी फैमिली प्लानिंग को कहा जाता है RCH, मींस रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्रामिंग। मींस इसमें बात क्या करते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट है या फिर नॉर्मली जो नॉर्मल एज से एबव हो चुका है, उसे कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, कुछ बातों को याद रखना होगा। यही बात करता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर एंड प्रोग्रामिंग क्या कहता है और किस किस चीजों को व्याख्या करता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो हेल्थ केयर सेंटर है, ये सबसे पहले ही बात करता है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको सेक्स ऑर्गन के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि आपके सामने आ जाए सपोज दैट यू बिकम मैरिज, देन व्हाट इज दिस, आप ये चौंक जाएं कि ये क्या है। मींस आपको पहले से ही, इसीलिए आप देखे होंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड में भी सेक्स ऑर्गन के रिलेटेड आपको जानकारी मिलती है। तो जेफोल आपको क्या होना चाहिए कि RCH के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड फीमेल्स। जैसा आपको भी नहीं पढ़ा है, तो पिछला चैप्टर जो है उसमें पढ़ाया गया है। मीन्स ये चीजें आपको पता होना चाहिए। देन आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन। मीन्स ह्यूमन जो है, मेल्स या फीमेल्स के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से वे वर्क करते हैं। एक चीज और भी मैं आपको बता दूं कि आपको ये भी पता होना चाहिए एडोलेसेंस में क्या क्या आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे यदि बात करें फीमेल्स के केस में, यदि फीमेल्स नॉर्मल एडोलेसेंस की स्टेज में आती, देन बिकम स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन एंड द occurs the large amount of the breast development। तो उसे ये चीजें पता होना चाहिए, एडोलेसेंस में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना ही होना है। और साथ ही साथ यदि बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होनी है। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि एडोलेसेंस में क्या क्या चेंजेस एक मेल्स या फिर फीमेल्स के केस में। यदि बात करें मेल्स के केस में, तो दाढ़ी का डेवलपमेंट होना, साथ ही साथ आवाज को भारीपन आ जाना, हो क्या कर रहे हो, ऐसे आवाज भारीपन हो जाना। यदि फीमेल्स की बात करें
तो फीमेल्स में भी जब एडोलेसेंस क्रॉस करते हैं फीमेल्स, तो उसमें भी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे ब्रेस्ट की डेवलपमेंट देखने को मिलता है, साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, स्मार्टनेस, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होने लगता है। इस तरीके की काफ़ी चीज़ें फीमेल्स के अंदर चेंजेस को देखा जाता है। आगे थोड़ा सा बात करें कि आरसीएच ये भी कहता है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। पता चले यदि ये फीमेल्स है और उसे अचानक से क्लासरूम में है और ऐसी कुछ कंडीशन क्रिएट हो गई तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सके, इसीलिए आपको क्लास 10 से ही ये पढ़ाता आया जा रहा है। व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की। मीन्स यदि आप नॉर्मली एडोलेसेंस के बाद यदि आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द ब्रेस्ट फीडिंग, और फीमेल्स आफ्टर द बेबी दे बिकम फीड देयर ओन बेबी ब्रेस्ट और मिल्क। तो ये भी चीजें पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। ठीक है, अब एक बात समझो, आपके लिए ये काफी ज्यादा लाभदायक है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके समय में भी ये सारी चीजें आ सकती हैं। यदि बात करें यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिक मीन्स बच बचाओ, यदि जनरल सी बात है, यदि आप नीट की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर आप अपने कॉलेज लाइफ को जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरीके के प्रॉब्लम से आप भी गुजर कर रहे होंगे, तो आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, मींस व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, मेन फंक्शन। तो आपके लाइफ में काफी ज्यादा इसका यूज होना है, तो आपको ये सारी चीजें भी बच बचाओ भी ज्यादा है। यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और समझ लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या चीजें हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमें हमारी जो सेक्स ऑर्गन्स है वे हेल्दी होनी चाहिए, कोई भी एबनॉर्मल फीचर उसमें नहीं होना चाहिए। इमोशनली, सोशली और बिहेवियरली द ऑर्गेनिज्म बिकम नॉर्मल, नॉट एबनॉर्मल। एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, उसे नॉर्मल होना चाहिए। यदि बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो सबसे पहले हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने ही 1951 में पास की थी फैमिली प्लानिंग की। मींस हम दो और हमारे दो, ना कि हम दो और हमारे 10। ये चीजें बात नहीं होनी चाहिए। तो इसे फैमिली प्लानिंग आज भी अपनाया जाता है। पहले तो इंडिया गवर्नमेंट ने बताया ही था, फैमिली प्लानिंग आज भी अपनाया जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं RCH, और जिसका नाम है रिप्रोडक्शन एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्रामिंग, इसके नाम से जाना जाता है। ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्रामिंग कहता क्या है कि आपको सेक्स ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए और उसके फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्या क्या चेंजेस होती हैं एडोलेसेंस में, इसको भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बात करें यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए जो आपको पढ़ाया जा चुका है। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पता होना चाहिए और कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या चीज ये चीजें होती हैं। थोड़ी सी बात करते हैं, एक लास्ट पॉइंट ये आपको बिल्कुल ही याद करके रखना है, MTP। MTP का मतलब हम बताए थे मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ द पोसनी। मीन्स यदि एबॉर्शन की बात हम लोग थोड़ी सी पढ़ेंगे आगे चल करके कि एबॉर्शन क्या होती है और उसमें कैसे चीज होते हैं, एबॉर्शन की प्रक्रिया की क्या स्टेप होती है, उस बारे में हम लोग इकट्ठा करेंगे कुछ जानकारी। तो कई बार ऐसे आपके एग्जाम में पूछ दिया है MTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोटीन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरी टॉपिक स्टार्ट करने चल, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही ये एमनियोसेंटेसिस है क्या और ये वर्क कैसे कर रहा है। यदि हम लोग माने कि एक फीमेल्स है, दे बिकम प्रेग्नेंट, यदि एक फीमेल्स है और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में बताया था कि जो भी इसके फीटस है, ये जो है इसका फीटस है, तो फीटस के चारों तरफ एक छिल्ली होती है, एक जैकेट लगा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन या फिर एमनियन। एमनियन है क्या? एमनियन वो कवरिंग है जिसके चारों तरफ जो है कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होता है। किसके चारों तरफ? तो फीटस के चारों तरफ, यूटेरस के अंदर। एक बार थोड़ा सा और बात करते हैं, एमनियोसेंटेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस है क्या? एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग करते क्या है कि देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है
और प्रेग्नेंट के बाद से हम लोग देखते हैं क्या है कि इसकी जो बेबी है 16 सप्ताह से लेकर के 22 सप्ताह के अंतर्गत है। तो देखते हैं क्या कि उस फीटस के चारों तरफ एक कवरिंग, एक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिस झिल्ली को हम लोग कहते हैं एमनियन के नाम से जाना जाता है या फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। आपको मैं बता दूं कि इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, इसी लिक्विड को कहते हैं एमनियोटिक। याद रखे रहेंगे, इसका नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। वो है, इसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। आपको मैं बता दूं कि एमनियोटिक फ्लूइड में जो ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, उससे जो कुछ सेल्स होते हैं इसमें रिमूव होकर के जाते रहते हैं। मीन्स यदि आपको ये फ्लूइड चाहिए तो आप जो है यहाँ से इंजेक्शन के माध्यम से आप इस फ्लूइड को बाहर ले सकते हैं। इंजेक्शन या फिर सिरिंज के माध्यम से इस एमनियोटिक फ्लूइड को आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, एमनियोटिक जो फ्लूइड है इसमें आपको मिलेगा क्या कि कुछ यहाँ पे सेल्स मिल जाएंगी, इस बेबी का कुछ सेल्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस बेबी का यूरिन भी देखने को मिल जाएगा, आपको यूरिन भी आपको मिल जाएंगे। तो अब एक छोटा सा ध्यान दो कि यदि सेल्स है ये और यहाँ इस सेल्स से आप इस सेल्स को बाहर निकाल लिए, तो ये सेल्स है किसका? बेबी का है ना। तो इस सेल्स में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ह्यूमन के केस में सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? क्रोमोसोम पाए जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसी क्रोमोसोम के अंदर एक्स क्रोमोसोम भी होगा और वाई क्रोमोसोम भी होगा। एक्स क्रोमोसोम भी होगा और वाई क्रोमोसोम भी होगा। तो आप बच्चों एक बात बताओ कि जब हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे तो क्या एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को नहीं देखा जा सकता है? बिल्कुल ही देखा जा सकता है। उस एमनियोटिक मेम्ब्रेन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम कहाँ किस तरीके की साइज है, क्या फिर उस बेबी में वाई क्रोमोसोम है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया द्वारा कि फीमेल का या फिर इस बेबी का सेक्स क्या है, मेल है या फिर फीमेल। तो एमनियोसेंटेसिस है क्या? एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फीमेल्स के जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है वहां से एमनियोटिक मेम्ब्रेन से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाए और बाहर निकाल करके उसमें क्रोमोसोम के बारे में हम लोग कुछ स्टडी कर लें और क्रोमोसोम को देख करके इस फीमेल्स का या फीटस का सेक्स डिटरमाइन कर दें। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एमनियोसेंटेसिस थोड़ा सा उल्टा करके पूछा जाता है, अजीब तरीके से पूछा जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे पूछा जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दो, एमनियोसेंटेसिस में कर क्या रहे हैं? क्रोमोसोम ही तो बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या आपको ये बात भी तो पता चल सकता है कि इस बेबी में क्रोमोसोम क्या ट्रिपल एक्स तो नहीं हो गया है? ट्रिपल एक्स तो नहीं हो गया है। ट्रिपल एक्स या फिर कहीं एक एक्स कम, नॉर्मली तो 2 एक्स होना चाहिए ना, नॉर्मली 2 एक्स होना चाहिए, एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, 2 क्रोमोसोम होना चाहिए। तो या तो कभी केस में होता है एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ तो नहीं गई है या फिर क्रोमोसोम की संख्या घट तो नहीं गई है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं एक ह्यूमन के केस में क्रोमोसोम कितना होता है? 46 होता है। बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें क्रोमोसोम में एब्नॉर्मल देखने को मिलता है उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आसानी से एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बता सकते हैं। आ गया समझ में? तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम बिकम इंक्रीज और लो इन द केस ऑफ द फीटस, दिस इज नोन एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसके द्वारा पता लगा जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से आप पता लगा सकते हैं। पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और अब हम लोग दूसरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड बर्थ कंट्रोल। याद रखे रहेंगे जो एनसीईआरटी के बुक में, आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो लेकर के बैठे रहेंगे। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? जब हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
अब सपोज कीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही अच्छा है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा और रिप्रोडक्शन करके इंडिया के पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। और यदि इंडिया के पॉपुलेशन को बढ़ाएगा तो अब हमें सीखना है कि क्या कहानी है उस टाइम की जब पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ती है। आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कहानी सुनाएगा। कहानी क्या सुना रहा है, वो आपको कहेगा कि ओह बहुत गड़बड़ है यार, क्या गड़बड़ है। तो यदि पॉपुलेशन को देखे पूरे वर्ल्ड में 1900 ईस्वी में तो पॉपुलेशन था कितना, तो 2 बिलियंस था। पॉपुलेशन एक्सपेंशन कह रहा है क्या कि रिप्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल है तो पॉपुलेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो बात बताओ वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, तो 2 बिलियन। 2 बिलियन कम नहीं था, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन था। लेकिन बात करें 2000 तक आते आते पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन काफी तेज बढ़ा और बढ़ करके कितना आ गया, 6 बिलियन तक आ गया। कम नहीं होता है 6 बिलियन। 2000 तक सिर्फ और सिर्फ 100 साल में ही, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 साल में ही डायरेक्ट देखिए 3 गुने के बराबर जा रहा है पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का 1900 में कितना था, 2 बिलियन था। लेकिन जैसे ही 2000 ईस्वी आया उस टाइम पॉपुलेशन बढ़ करके पूरे वर्ल्ड का कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया। कितनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ रही है देखिए यहाँ पे, यानी हम 2 और हमारे 8 ऐसे करके पॉपुलेशन किया जाएगा तब जाकर के 6 बिलियन के अप्रॉक्स आएगा, है ना। लेकिन बात करते हैं 2000 से लेकर के 2011 तक की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो थी बहुत तेजी से बढ़ी और 7.2 बिलियन तक पहुंचे। कम नहीं होती है ये पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। ये तो बात हो गई पूरे वर्ल्ड की। लेकिन थोड़ी सी कहानी हम लोग सुन भी लेते हैं अपने इंडिया की। यदि इंडिया की बात करें तो हम लोग जोड़ते हैं 1947 ईस्वी से। 1947 से ही हम लोग क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा देश उसी टाइम से आजाद हुआ था और उसी टाइम से सीखेंगे कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो किया था। यदि बात करें 1947 की तो देश आजाद के समय हमारी जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ था 35,000 मिलियन, सिर्फ 35,000 ही मिलियन था। लेकिन हम लोगों ने कुछ ही समय कितना, सिर्फ 2000 में ही 2000 ईस्वी में हमने अपना पॉपुलेशन कितना कर दिया, 1 बिलियन कर दिया। देखो कितनी तेज पॉपुलेशन बढ़ी आजादी के बाद कि अरे कोई भी आए, हम तो जैसे पति पत्नी 2 तो हमारे कितना 10 12 15 पहले हो जाते थे ऐसे बच्चे। तो जाहिर सी बात है तो कितनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन यदि देखें तो 3500 मिलियन था। लेकिन पूरे 2000 ईस्वी में हम लोग आए तो देखें पॉपुलेशन काफी तेज बढ़ोतरी हुई और कितनी हो गई, तो 1 बिलियन। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से 10 सालों में क्या चेंजेस देखने को मिला। तो 2011 में भारत की पॉपुलेशन की बात करें तो 1.2 बिलियन हो गई। काफी तेज पॉपुलेशन इंक्रीज की और पॉपुलेशन इंक्रीज किया तो अब खाने में भी दिक्कतें आ रही थी, है ना। तो अब आप बताओ यदि खाने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो अब जाहिर सी बात है अब हम लोग सोचेंगे कि अब हम 2 हैं तो हमारे 10 नहीं, अब हमारे कितने होने चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो इस तरीके से पॉपुलेशन रेट काफी तेजी से बढ़ोतरी होगा। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान दो बाबू, पॉपुलेशन रेट तो काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है और यदि पॉपुलेशन रेट इंक्रीज कर रहा है तो हमारी इंडिया गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और उन्होंने एक मेथड उपाय किया, करो लेकिन बच्चे नहीं होंगे। और वो मेथड था आपका तीसरा टॉपिक जिसका नाम था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। याद रखे रहेंगे कौन सा मेथड है, तीसरी टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बचाव और रख रखाव। अभी इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इधर देख लीजिए, यदि पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है तो क्या कारण है इंक्रीज होने के। पॉपुलेशन यदि काफी तेज इंक्रीज कर रहा है तो वास्तव में कारण क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की। तो आपको मैं बता दूं कि मेन रीजन क्या था पॉपुलेशन इंक्रीज होने का। पहला ही रीजन था कि जो भी डेथ रेट था
मीन्स मरने की प्रोबेबिलिटी थी वो घटने लगी। पहले के लोग मरने की प्रोबेबिलिटी घटने लगी, मतलब किसी को हम लोग मरने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी सुविधाएं अच्छी हो गई थी, एम्बुलेंस की सुविधा हो गई, तो हम लोग कोई मरना चाह रहा था उसको मरने नहीं दे रहे थे। तो बात बताओ, मरने नहीं देंगे तो मोर्टिलिटी रेट क्या हो गया, डेथ रेट कम हो गया, और डेथ रेट कम हो गया तो पॉपुलेशन हाई तो होगा ही होगा। मोर्टिलिटी रेट हम लोग कम कर दिए तो पॉपुलेशन क्या हो गया, किसी को मरना ही नहीं दे रहे। जब मरेंगे नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात देखिए, मम्मी मोर्टिलिटी रेट, इसको बात को समझिएगा। मम्मी मोर्टिलिटी रेट ये है क्या, MMR ये है क्या? मम्मी मोर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि पहले जमाने में देख रहे थे आप कि पहले किसी फीमेल्स का जनरली बेबी हो रहा है तो कभी ऐसे भी सुनने को मिल रहा था कि जो फीमेल्स है, जो वाइफ है, वो भी डेथ करके आ रही थी। ऐसी पहले केसेस होती थी, लेकिन आज सुविधा काफी ज्यादा हो जाने के कारण जो मम्मी मोर्टिलिटी रेट है ये भी काफी ज्यादा कम हो चुका है। जो बच्चे हैं वो भी अब बहुत कम मर रहे हैं। एटोल यहाँ पे दो चीजें हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं ये हैं जो हमारे पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमारे पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एक लास्ट टॉपिक देखिएगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज करने का मेन कारण क्या है, कि द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज पीपुल्स बिकम इंक्रीज, मींस वे पीपुल जो वांट करते हैं रिप्रोडक्शन को, ये क्या, इनकी संख्या लगातार अपने इंडिया में बढ़ रही है। तो जाहिर सी है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी ही, पॉपुलेशन घटेगा नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पॉपुलेशन एक्सपेंशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल अब करने का उपाय हम लोग सोचेंगे कि यदि कोई पर्सन है उससे हम लोग कैसे बर्थ कंट्रोल करें। हम लोग को ये अब कभी भी नहीं अपनाना है कि हम यदि दो हैं तो हमारे 10 ना हो, हमारे यदि हम 2 हैं तो हमारे भी कितने हो, 2 ही हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन एक्सपेंशन क्या होता है और बर्थ कंट्रोल होता है। ये थोड़ा सा टॉपिक समझते हैं, बर्थ कंट्रोल की तरफ बढ़ते हुए सीखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है। इफ यू वांट टू सेक्स बट यू हैव नॉट टू ए बेबी, वही सीखते हैं। आपको मैं बता दूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी मैं आपको समझा चुका, पॉपुलेशन एक्सप्रेशन एंड बर्थ कंट्रोल भी आप समझा चुके आपको। अब थोड़ा सा बात ध्यान दो, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं contraceptive method. Means if a females do not want to baby but they perform their normal sexual process, this phenomenon is known as the contraceptive method. What is the contraceptive method? Contraceptive method means a female want to normal sexually process with their partner but they do not have baby इन देयर यूटेरस। आ रही है बातें समझ में? मीन्स एक नॉर्मल फीमेल है, वो अपनी सेक्सुअल लाइफ चलानी चाहती है बट वो ये नहीं चाहती है कि उसके यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए जो हम लोग मेथड यूज करेंगे, मेथड का नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बच्चों ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना, याद कर लो, ध्यान से पढ़ लो कि तुम्हारे भी जीवन में ये बहुत ज्यादा काम देने वाला है। आपको मैं बता दूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए कुछ कैरेक्टर होनी चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली मार्केट में जो है फीमेल्स कंडोम्स या फिर मेल्स की बात की जा रही है, तो वे सारे के सारे जो होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। वे सभी के सभी जो हैं यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। बात ये कहने का मतलब है, यूजर फ्रेंडली का मतलब है ये ना कि आप इसे यूज करें और साथ ही साथ वो चुप जाए, है, ऐसी नहीं होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कि आप उसे आसानी से यूज कर पाए। आगे ये बात करें कि ये जो है इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इजिली अवेलेबल का मतलब ये है कि पता चले मुझे अभी यूज करना है और जाना पड़े 5 किलोमीटर दूर लाने के लिए, काफी दूर हो लाने के लिए, जिसे हम ला ही ना पाए। मीन्स क्या है, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, हर गांव में मौजूद होना चाहिए, हर घर में नहीं मौजूद होना चाहिए, मतलब हर गांव में मौजूद होना चाहिए। आगे थोड़ी सी बात करते हैं
कि उसकी जो साइड इफेक्ट है, उसकी जो साइड इफेक्ट है वो काफी कम होना चाहिए। साइड इफेक्ट कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप जिस काम के लिए उसे यूज कर रहे हैं फिर दोबारा वो हो जाए। तो आपको बच्चों ध्यान में रखना है कि उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बीमारी उससे आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। मीन्स पहला क्या, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा क्या, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, और तीसरा क्या है, उसका साइड इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए। थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी कास्ट इफेक्टिव, बात करते हैं कास्ट इफेक्टिव। ये नहीं कि यदि हम खरीदने जाएं तो ये जो है 5,000 का मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि इसकी जो कास्ट इफेक्टिव को भी ध्यान में रखा जाए कि बहुत ज्यादा महंगा ना मिले मार्केट में, बहुत इजी, बहुत सस्ता मिले जिससे काफी लोग खरीद सकें। तो ये होते हैं कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। यदि बात करें क्लासिफिकेशन की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, तो इसके कुछ भागों में इसको डिवाइड किया है। जैसे पहला स्टार्ट करते हैं क्या, नेचुरल मेथड। पहला क्या होता है, नेचुरल मेथड पहला होता है। दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं बैरियर मेथड कहते हैं। तीसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल मेथड, और चौथा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्जिकल मेथड। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो भी प्रोसेस है, इफ यू डू नॉट हैव बेबी but you perform normal sexually process in their life, then you have mainly four type of the contraceptive method. First is the natural method, second is the barrier method, third is the chemical method, while the fourth is the surgical method. चौथा क्या है बच्चों, तो ये है सर्जिकल मेथड। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नेचुरल मेथड में क्या है, क्या बात करता है नेचुरल मेथड को। यहाँ पे समझते हैं नेचुरल मेथड में। नेचुरल मेथड में आपको कोई भी केमिकल नहीं लेना है, नो केमिकल, किसी भी केमिकल का यूज नहीं करना है। एक और भी बात बता कि नेचुरल मेथड में कोई बैरिकेडिंग भी ना हो, यानी कि बैरियर भी नहीं होना चाहिए, नो बैरियर। इस दोनों बात को याद में रखना है कि नेचुरल मेथड में ना ही किसी बैरियर का आप यूज करेंगे और ना ही किसी केमिकल्स का यूज करेंगे। बट आप जो है सपोज दैट दिस इज द वेजाइनल रीजन ऑफ द फीमेल्स, नाउ दिस इज द पेनिस ऑफ द मेल्स, ओके, they ejaculate the normal sperm into the vaginal tract of the females, okay, but when they do not ejaculate their semen within the vaginal tract, मतलब कहने का मतलब ये कि ये अपना जो मेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये डायरेक्टली अपने सीमेंस को विजाइनल ट्रैक्ट में नहीं उसको डालना है, बल्कि यहाँ पे देखिए जब ये वहाँ पे इजैकुलेट ही नहीं करेगा, तो इजैकुलेट यहाँ पे नहीं करेगा, एनीवेयर कहीं भी करते हैं आउटसाइड फ्रॉम द विजाइनल ट्रैक्ट, देन नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड बेबी डेवलपमेंट नो अकर्स। तो यहाँ पे जो है नेचुरली हमें यूज करना पड़ रहा है, किसी भी बैरियर का नहीं यूज करना है, किसी भी केमिकल्स का यूज नहीं करना है, बल्कि करना क्या है, ejaculate their normal sperm in the outside of the vaginal tract of the females, anywhere कहीं भी आप ejaculate कर दो, बाहर कर दो, ये सी बातें चीजें होती हैं। तो ये हुआ नेचुरल मेथड की बात, ठीक है। नेचुरल मेथड में क्या करना है, कहीं भी इधर उधर इजैकुलेट कर देना है। अब एक बात भी समझना, नेचुरल मेथड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, नेचुरल मेथड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, इस बात को याद रखे रहेंगे। अब एक बात ध्यान देना, जो नेचुरल मेथड को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विथड्रॉ मेथड, याद रख रहेंगे, पहला है क्या, विथड्रॉ मेथड, और दूसरा जो है उसे हम लोग कहेंगे रिदम मेथड, RS मेथड। दोनों को थोड़ा सा समझिएगा, ये है क्या, विथड्रॉल मेथड का मतलब when the sperm ejaculate from outside of the vaginal tract, then this is the called withdraw method। लेकिन अब यहाँ पे समझते हैं रिदम मेथड क्या होता है। रिदम मेथड कहने का मतलब ये है
कि जनरली हम लोग जानते क्या है कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले दिन से लेकर के नॉर्मली ये 7 डेज तक है, ठीक है। नॉर्मली यदि फीमेल्स के केस में बात करें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 1 से कितने दिन तक है, 7 डे तक है। और जैसा कि मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में समझाया हुआ कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है 14वें दिन फर्टिलाइजेशन होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, 14वें दिन फर्टिलाइजेशन होती है। शुरुआती के 1 से 7वें दिन तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होता है, लेकिन आपको पता है कि जो स्पर्म है वो नॉर्मली 2 दिन तक सर्वाइवल हो सकता है फीमेल के विजाइनल ट्रैक्ट में। तो हम लोग 2 दिन, मान लीजिए यदि इस दिन रिप्रोडक्शन होता है तो जाहिर सी बात है इधर 2 दिन यानी कि 15 और 16 दिन, 16वें दिन फिक्स हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब एक बात और भी देखें, यदि 2 दिन तक फर्टिलाइजेशन कर सकता है, यानी कि यहाँ भी देखिएगा इधर भी 2 दिन हम लोग घटा देते हैं, यानी कि कितना 13 और 12, ठीक है, 12 दिन, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16। इस केस में इफ यू वांट टू सेक्स देयर ओन पार्टनर देन यू चांस द फर्टिलाइजेशन अकर एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी विद इन द यूटेरस। बट हमें क्या करना है, इतनी चीजों, इतने दिन को हमें छोड़ देना है फीमेल्स के, और अपनी सेफ्टी के लिए एक दिन और भी छोड़ देते हैं। आप 11वें दिन भी छोड़ दो, इधर भी एक छोड़ दीजिए 17वें दिन, ठीक है। तो इफ यू वांट टू सेक्स देयर ओन पार्टनर देन यू लीव दीज डेज, इस दिन को आप छोड़ दीजिए। और यदि यहाँ से बात करें 7, 8, 9, 10, इधर आपको 3 दिन काफी अच्छे चांस मिल जा रहे हैं, ठीक है। देयर नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ चलाने के लिए इधर 3 दिन चांस बहुत ही अच्छे से मिल जा रहा है। लेकिन अब आगे की तरफ बात करें, 17 से लेकर के एक दिन इधर पर छोड़ दीजिए, मान लीजिए 18 भी छोड़ देंगे, 18 से लेकर के 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, आपको इतना दिन आप अपने आप को, बॉडी को सेफ महसूस करेंगे। और इतने दिन में यदि you want to sex their own partner then you can easily perform, okay? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इतनी दिन आपको लाइफ बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करने को मिल जा रही है, इधर के 3 दिन और इधर के कुछ दिन बहुत अच्छे से मिल जा रहा है। तो आप आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा कि नेचुरल मेथड में 2 मेथड है, पहला है रिदम मेथड या फिर राइम मेथड। इसमें आपको यू परफॉर्म करने के लिए इतने दिनों का टाइम मिल जा रहा है, लेकिन विद्रा मेथड के थ्रू आप तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है काफी ज्यादा रिस्की है। यदि ऐसा यू कर रहे हैं तो यू वांट टू बी, ओके। तो भाइयों को ये दोनों चीजें समझ में आ गया होगा, रिदम मेथड क्या होता है और विद्रा मेथड क्या होता है। अब थोड़ा सी आगे बात करते हैं बैरियल मेथड की बात करें। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, अब बैरियर मेथड को कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझाने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड को शेयर भी करें।